काफी वक्त से बूढ़े बाबा के कमरे के बाहर यही सोच रही थी कि आखिर बूढ़े बाबा उसकी माँ को किस तरीके से जानते थे और क्या कनेक्शन था उनका गुलेरिया परिवार के साथ। आज राजलक्ष्मी की रिपोर्ट ने एक बात तो साफ कर दी थी कि बूढ़े बाबा राजीव गुलेरिया नहीं थे। आज चैंपियनशिप में अनिका के मैचेस देर से शुरू होने वाले थे, इसलिए अनिका ने सोचा कि वो हॉस्पिटल जाकर करण गुलेरिया का हालचाल जान ले। दोस्तों, अनिका एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि लाइफ केयर हॉस्पिटल में करण गुलेरिया को वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकेशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही थी, मगर वो ये भी जानती थी कि इस वक्त करण गुलेरिया की हालत में सुधार सिर्फ अमृत टैबलेट ला सकती थी। लेकिन करण गुलेरिया को स्वाति के साथ साथ मल्होत्रा खानदान से भी नफरत हो गई थी, इसलिए मल्होत्रा फार्मेसी में बनी किसी भी दवाई से वो अपना ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचते ही अनिका करण गुलेरिया के वार्ड के पास जाकर दरवाजे से चुपकर करण गुलेरिया को देखती है, क्योंकि वो जानती थी कि शायद करण गुलेरिया ने उसे देख लिया तो उन्हें स्वाति का दिया हुआ धोखा भी याद आ जाएगा, जिससे कि उन्हें एक बार फिर से एंजाइटी अटैक आ सकता था, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। इसलिए अनिका डॉक्टर के पास जाकर उनकी रिपोर्ट चेक करने की सोचती है, मगर जैसे ही वो डॉक्टर के कैबिन के पास पहुंचती है, उसके कानों पर आकाश की आवाज पड़ती है। डॉक्टर और आकाश की बातचीत से अनिका को पता चलता है कि करण गुलेरिया का इलाज सिर्फ डॉक्टर अमृता यानी कि वो खुद कर सकती है। डॉक्टर आगे कहता है कि हमने डॉक्टर अमृता को मेल किया है, मगर उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, जिस पर आकाश कहता है कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मगर किसी भी तरीके से डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अनिका किसी को बिना कुछ कहे वहां से जाते जाते यही सोच रही थी कि करण गुलेरिया मल्होत्रा फैमिली का कोई भी फेवर नहीं लेगी, मगर शायद किस्मत को यही मंजूर है कि डॉक्टर अमृता ही उनका इलाज करे। साथ ही साथ अनिका अपना मेल बॉक्स भी चेक करती है, जहां पर 2 दिन पहले लाइफ केयर हॉस्पिटल का एसओएस मेल भी आया था, जिसमें कि करण गुलेरिया की सारी रिपोर्ट्स भी थी। अनिका रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाती है। जैसे ही लिफ्ट का डोर खोलता है, सामने व्योमा खड़ी होती है, मगर अनिका का सारा ध्यान रिपोर्ट्स पढ़ने में था, जिसके चलते वो व्योमा को नोटिस नहीं कर पाती और वहां से सीधा चैंपियनशिप वेन्यू के लिए निकल जाती है। वही व्योमा सोचती कि शायद अनिका हॉस्पिटल में आकर करण गुलेरिया का हालचाल पूछकर उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने की कोशिश कर रही है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ मयूर चैंपियनशिप वेन्यू पर पहुंच चुका था। वो अभी भी उसकी पार्टनर 324 और विक्रम के बीच के फाइट के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसकी पार्टनर 324 कौन थी, जिसने एक ही पंच में विक्रम जैसे खतरनाक फाइटर को ढेर कर दिया था। अनिका की पॉपुलैरिटी से मयूर को जलन होने लगी थी। वो सोच ही रहा था कि वो टीम को तोड़कर इंडिविजुअली खेले ताकि वो अपनी अलग पहचान बना सके। तभी अचानक मयूर की नजर फेक दीदी यानी कि लैला पर पड़ती है। वो अपने कुछ साथियों से बातचीत कर रही थी। मयूर चुपके से जाकर उनकी बातें सुनने लगता है। लैला कह रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हर मैच के बाद कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है, पता नहीं मैं कैसे लड़ पाऊंगी। आखिर हमें कब तक ये बात छुपा कर रखेगी कि मैं ब्रह्मपुत्र एकेडमी की असली दीदी नहीं हूँ। ये सुनकर ही मयूर को धक्का लग जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इतने दिनों से जिसे फॉलो कर रहा था वो असली दीदी थी ही नहीं। फिर कौन थी असली दीदी और वो सामने क्यों नहीं आ रही थी। तभी लैला का एक और साथी कहता है कि मैं तो कल डर ही गया था। अगर कल दीदी रिंग में उतरकर विक्रम का मुकाबला नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। वो विक्रम तो हमारी भी वही हालत करता जो उसने साहिल की थी। ये बात सुनने के बाद तो मयूर का सर घूमने लगता है। उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगे थे। अभी अभी कुछ देर पहले उसे अपने जिस पार्टनर से जलन हो रही थी वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एकेडमी की दीदी ही थी। कुछ देर बाद मैं ये भी सोचने लगा था कि आखिर दीदी ने उसके साथ टीम अप क्यों किया था। शायद उन्हें उसकी रेसलिंग स्किल पसंद आई होगी। तभी किसी ने लैला से कहा कि आखिर दीदी ने कंटेस्टेंट नंबर 136 यानी कि मयूर जैसे जोकर के साथ टीम क्यों बनाई। इस पर लैला कहती है कि दीदी कम से कम मैचेस खेलकर डिफेंडिंग चैंपियन से जल्द लड़ना चाहती थी, इसलिए शायद उन्होंने टीम अप किया होगा। मगर सुनो, अभी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दरअसल दीदी अपनी पहचान रिवील नहीं करना चाहती है। इन सब के बीच रोहित भी चैंपियनशिप वेन्यू पर पहुंचकर अनिका का इंतजार कर रहा था। तभी अनिका भी वहां पर पहुंच जाती है। अनिका को देखते ही रोहित कहता है, आज तो तुमने बहुत ही देर कर दी, अब तैयार हो जाए मयूर के लंबे चौड़े लेक्चर के लिए। इसके बाद रोहित और अनिका स्टेडियम की ओर चलने लगते हैं। अनिका को देखते ही मयूर अचानक से अनिका के सामने आ जाता है। तभी अनिका उससे कहती कि आई एम सॉरी, आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। इस पर मयूर कहता है कि आप चाहे कितनी भी देर कर ले, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। मैं जानता हूँ कि आप कौन हो। आप ही है मेरी आइडियल ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बड़ी दीदी। ये सुनकर अनिका हैरान से ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। वो सोच में पड़ गई थी कि आखिर मयूर कितना सच जानता था। क्या वो सिर्फ इतना जानता था कि कंटेस्टेंट नंबर 324 ही एकेडमी की दीदी है, या फिर अनिका गुलेरिया ही कंटेस्टेंट नंबर 324 होने के साथ साथ एकेडमी की बड़ी दीदी है। मगर कुछ ही देर में मयूर की बातों से अनिका अंदाजा लगा लेती है कि मयूर सिर्फ इतना जान पाए कि कंटेस्टेंट नंबर 324 ही एकेडमी की दीदी है। इसके बाद अनिका आगे बढ़ने लगती है। रोहित भी रिया को गोद में लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी मयूर रोहित से कहता है कि एक बात कहूँ तुम्हें दोस्त, भले ही तुम दीदी के पति हो, मगर तुम्हारा और उनका कोई मेल नहीं है। जरा देखो अपनी तरफ, हमेशा बच्ची को लिए घूमते रहते हो, फाइट भी नहीं करते। मैं और दीदी ही फाइट करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दीदी ने तुम्हें ऐसा क्या देख लिया जो तुमसे शादी कर ली।
इस पर रोहित कहता है कि दीदी को हैंडसम लड़के बहुत पसंद है। और तुम्हें क्या लगता है किस तरीके का लड़का दीदी के लिए ठीक रहता? इस पर मयूर कहता है कि एक इंसान है जिसकी जोड़ी एकेडमी की दीदी के साथ खूब जमेगी। ये वह सुनते ही रोहित हैरान हो जाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर कौन था वो इंसान जो उसकी अनिका के साथ जोड़ी बना सकता था। मयूर आगे कहता है कि जानते हो वो इंसान कौन है? सुखवीर सर का सच्चा शागिर्द और डिफेंडिंग चैंपियन। इस पर रोहित राहत की सांस लेते हुए मयूर से कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस पर मयूर कहता है कि हाँ बताओ कौन हो तुम? मयूर के दिमाग में एक बात तो क्लियर थी कि चाहे रोहित जो कोई भी हो मगर डिफेंडिंग चैंपियन तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। तभी रोहित मयूर से कहता है कि मैं ही हूँ डिफेंडिंग चैंपियन और सुखवीर सर का सच्चा शागिर्द। ये सुनते ही मयूर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अरे यार, एक बार को तुम ये कह देते कि तुम बॉलीवुड के हीरो तो मैं मान भी जाता। वो क्या है ना, डिफेंडिंग चैंपियन तुम नहीं हो सकते, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि तुम तो डरपोक हो। और हाँ, सुखवीर सर और बलबीर सर की एकेडमी की इतनी दुश्मनी है कि अगर उनके शागिर्द मिल जाए तो वहीं पर तमाशा हो जाता है। इसलिए ये तो इम्पॉसिबल है कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी सुखवीर सर के शागिर्द से शादी करके फैमिली बनाएगी। मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। रोहित ने भी मयूर को एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद वो दोनों मैच खेलने के लिए रिंग की ओर जाते हैं। देखते ही देखते टीम तीसरा कौन आज की भी सारी मैचेस बड़ी आसानी से जीत लेती है। फाइट खत्म होने के बाद अनिका जा ही रही होती है कि तभी मयूर उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि क्या दीदी मैं आपको घर पर छोड़ सकता हूँ? मगर अनिका उसे साफ मना कर देती है क्योंकि इन सब से शायद मयूर अनिका की असलियत जान जाता। इसके बाद अनिका रोहित और रिया को बाइक के पास वाले मॉल में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। मगर जब वो वापस आती तो देखती है कि मयूर किसी की जासूसी कर रहा था। इसलिए अनिका ठीक मयूर के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। मयूर की नजर एक साधारण गाड़ी पर थी। अनिका ये देखकर हैरान रह गई थी कि उस कार में रोहित और रिया मास्क पहने बैठे थे। अनिका रोहित की सूझबूझ की दाद देने लगती है। अगर रोहित लग्जरी कार में आता तो शायद लोग उसे पहचान जाते और रिया की सेफ्टी के लिए ठीक नहीं रहता। दोस्तों, दरअसल मयूर गलेरिया दीदी का असली चेहरा देखना चाहता था। वो सोच रहा था कि शायद कार में अपनी फैमिली के साथ बैठने के बाद उन्होंने अपना मास्क उतार दिया हो। मगर मयूर कुछ नहीं देख पाता। लेकिन मयूर की इस हरकत से अनिका परेशान हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर कब तक उसकी आइडेंटिटी मयूर से छुपी रहेगी। तभी मयूर अनिका को देखते ही चौंक कर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर अनिका कहती कि बस ये देखने आई थी कि तुम मेरी प्रोटेक्शन की ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। कौन था उस कार में? ये बात सुनकर मयूर कहता है कि देखो, तुम्हें प्रोटेक्शन देते देते मैं थक गया हूँ। मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है। इस तरह बाहर घूमोगी तो तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। तुम यहाँ पर कैसे आई? इस पर अनिका कहती कि आकाश ने जो गाड़ी दी थी मैं उससे ही यहाँ पर आई हूँ। इस पर मयूर कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। कुछ ही देर में अनिका और मयूर गुलेरिया हाउस पहुंच जाते हैं। अनिका फ्रेश होकर सो जाती है। मगर अगली सुबह जब अनिका की आंखें खुलती है उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। सुबह के 11 बज चुके थे। आर्यन भी स्कूल जा चुका था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी अनिका का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटता है। जब अनिका डोर खोलती है तो उसके सामने एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी थी। ये देखकर अनिका हैरान रह जाती है। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर कहती कि क्या आप ही हो मिस अनिका गुलेरिया? जिस पर अनिका हाँ कहती है। पुलिस इंस्पेक्टर आगे कहती है कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है। ये सुनते ही अनिका हैरान रह जाती है और कहती है कि ये क्या कह रही हो आप? मैंने किसी का मर्डर करने की कोशिश की है? ये सरासर झूठ है। तभी लेडी ऑफिसर कहती है कि देखिए मैडम, सीधे तरीके से हमारे साथ चलिए वरना हमें जोर जबरदस्ती करना भी आता है। आप पर इल्जाम लगाया गया कि आपने एक बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश की है। हमें पता चला है कि आपने उस बूढ़े आदमी को ट्रीटमेंट दी थी और विदाउट लाइसेंस किसी को ट्रीट करना कानूनन अपराध है। उस आदमी को हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसकी हालत बहुत खराब है। आप सीधे तरीके से पुलिस स्टेशन चलकर अपना जुर्म कबूल कर लीजिए वरना हमें और भी तरीके आते हैं। ये सुनकर अनिका हैरान रह जाती है। उसे अपनी गिरफ्तारी से ज्यादा इस बात पर हैरानी थी कि बूढ़े बाबा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे क्योंकि अनिका की ट्रीटमेंट तो बिल्कुल सेफ थी। फिर अचानक से उन्हें क्या हो गया था? दोस्तों, समझ रहे हो ना आप कि आखिर ये सब किसका किया धरा है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैक टू स्टोरी आते हैं। अनिका लेडी ऑफिसर से कपड़े चेंज करने की परमिशन लेकर डोर क्लोज कर लेती है और राजलक्ष्मी को मैसेज करते हुए कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जाओ और साथ ही साथ दिल्ली के हॉस्पिटल में पता लगाओ कि बूढ़े बाबा को कहाँ पर एडमिट किया गया है और उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। साथ ही साथ अनिका श्रेया को भी कॉल करके कहती कि तुम आर्यन को स्कूल से पिक करके अपने साथ ले जाओ क्योंकि अनिका जानती थी कि उसके एब्सेंस में आर्यन का गुलेरिया हाउस में रहना सेफ नहीं होगा। इसके बाद अनिका कपड़े चेंज करके लेडी ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है। तभी व्योमा उसका रास्ता रोकती हुई कहती कि मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था अनिका, मगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मैंने कहा था इस तरीके से बूढ़े बाबा का इलाज करोगी तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब देखो, तुम्हारी वजह से बूढ़े बाबा हॉस्पिटलाइज है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे। इस पर अनिका कहती कि मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं उनका सही इलाज कर रही हूँ। तभी व्योमा कहती कि तुम चिंता मत करना अनिका, अब तुम गुलेरिया परिवार का हिस्सा हो और हम लोग किसी भी तरह तुम्हें इस केस से बाहर निकाल ही लेंगे और बहुत जल्द तुम्हारा मारवा परिवार से भी रिश्ता जुड़ने वाला है। रोहित भी तुम्हें बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा।
ये सब कह के वह पुलिस के सामने ये बताना चाहती थी कि अनिका ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, जिसके चलते मारवा और गुलेरिया परिवार अपने कनेक्शन के थ्रू उसे बचा लेंगे। मगर इस पर अनिका बड़ी शांति से कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पुलिस खुद ही छोड़ देगी। अनिका की ये बात सुनते ही शारदा भी अनिका को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि बूढ़े बाबा को अगर कुछ भी हुआ तो करण सर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। घर के सारे नौकर भी अनिका के खिलाफ गवाही देने लगे थे। वो अनिका को कोसे जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अनिका ने अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए एक गरीब आदमी की जान खतरे में डाली थी, उस पर गलत एक्सपेरिमेंट किए थे। इसलिए वो भी चाहते थे कि अनिका को पुलिस पकड़ कर ले जाए और सजा दे। घर के नौकरों ने इस कदर अनिका की खिलाफत की थी कि उन्होंने घर पर पुलिस आने की खबर अब तक आकाश को भी नहीं बताई थी, क्योंकि इस वक्त आकाश ही था जो अनिका की गिरफ्तारी रोक सकता था। इन सब के बाद पुलिस अनिका को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन था अनिका की गिरफ्तार करवाने की साजिश के पीछे? क्या बूढ़े बाबा की जान बच पाएगी या फिर अनिका को जेल हो जाएगी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।